वेलकम टू फ्री डी हब सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इट्स ए कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स। आज हम अपनी लास्ट डोमेन नंबर 8 जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के ऊपर है वो आज हम शुरू करेंगे। आपको पता है CISSP की 8 डोमेन्स हैं। हम सारी ये डोमेन्स कवर कर चुके हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके परसेंटेज ऑफ द एग्ज़ाम भी यहाँ पे शो हो रहा है कि किस डोमेन में से कितने % क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट डोमेन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के ऊपर है जिसके अंदर आप 11% ऑफ द क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब डोमेन नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद के इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टेन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसके बाद हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखेंगे कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑफ एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, कोई भी जो भी आप सॉफ्टवेयर ख़रीद के इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट होता है और उसे आपने किस तरह मेक श्योर करना है कि वो आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। और एंड में हम सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स देखेंगे जो कि ये देखता है कि आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए किस तरह एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको सिक्योर कोडिंग के लिए किन गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। अब आप देखें जितनी भी वीडियोस हमने रिलीज़ की हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको रेफरेंस लिंक मिल जाएगा। आप अगर एग्ज़ाम की थॉरोली तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस रेफरेंस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम सिर्फ डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सिस्टम डेवलप करते हैं तो आपने एक पुराना नाम सुना होगा जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC भी कहते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, ये कंसेप्ट आपके थ्रू आउट इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और अल्टीमेटली रिटायरमेंट तक आपको सारी फेजेस के बारे में बताता है कि वो किस तरह जाएगा, उसे आप किस तरह करेंगे और वो सारी चीज़ें। अब उसको डेवलप करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके टॉप टू डाउन सबको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का है, आपका बिजनेस किस टाइप का है। वो सारी चीज़ें देखते हुए आप एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वो फिर आप उसे लेके चलते हैं। ये बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह होता है। जिस तरह आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस करते हैं इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है। अब उसके अंदर जो हमारे पास टॉप 4 मेथोडोलॉजीज़ हैं वो एक एजाइल है, फिर वाटरफॉल है, फिर डेवऑप्स है और फिर डेवसेकऑप्स है। अब एजाइल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एक ऑप्शन होती है कि हम गो एंड थ्रू यानी आगे और पीछे कोई भी किसी किस्म की हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम उसके हिसाब से उसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि कोई भी अगर नई चेंजेस आई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई उनके पास नया आइडिया आता है, वो ऑलवेज़ ओपन होता है कि ठीक है हम किसी भी फेज़ पे हैं हम उसे दोबारा रिव्यू कर सकते हैं और कोई भी जो नई चीज़ें हैं उसके अंदर हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब वाटरफॉल के अंदर क्या होता है कि जिस तरह वाटरफॉल होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फेजेस आती हैं जैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है, डिटेल डिज़ाइन है, कोडिंग, डीबगिंग, टेस्टिंग एट्सेट्रा। उसके अंदर क्या है कि आप वन स्टेज से दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं कि अगर आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया है फिर आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे आते हैं और फिर आप प्रिलिमिनरी डिज़ाइन पे आते हैं। प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के ऊपर आके आप वापस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू नहीं कर सकते, तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि इसे एक फ़्लो में जाना होता है। अब उसको देखने के लिए उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक चशीमी मॉडल निकाला था जिसके अंदर ये था कि आप अपनी 2 फेजेस पीछे ओवरलैप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो पीछे नहीं जा सकता और आपको उसके हिसाब से डेवलपमेंट करनी होगी। अब उसके अंदर हमारे पास ज़रा सी इतनी एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि हमने ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कर ली हैं, जो चीज़ें बाकी हैं उसे छोड़ के हम बाकी चीज़ों को हमने कवर कर लिया और उन चीज़ों को फिर हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उन्हें कंसिडर करके उसे आगे चलाना शुरू कर दिया। अब हमारे पास इसके बाद जो मेथोडोलॉजी आई वो थी डेवऑप्स। अब डेवऑप्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और ऑपरेशंस हैं, ये सारे आपस में चलते हैं। उसके अंदर कोई भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं हम इसे थॉरोली चेक करते रहते हैं। अब इस चीज़ के अंदर हमने जब सिक्योरिटी को ऐड किया यहाँ पे तो उसका हमने एक और उसका सेक्शन बनाया कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं कि हम क्वालिटी एश्योरेंस भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन उस सारे को कंटिन्यूअसली प्रोसेस में चेक करने के लिए
हमने सिक्योरिटीज़ के अंदर ऐड कर दी ताकि हम डेव सिक्योरिटी ऑपरेशंस या इसे थ्रू आउट इसके लाइफ साइकिल इसकी सिक्योरिटी को भी मॉनिटर करते रहें। अब हमारे लेक्चर्स सेपरेटली होंगे एजाइल के ऊपर, वाटरफॉल के ऊपर, डेव ऑप्स पे और डेव सिक्योरिटी ऑप्स पे। CISSP डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम एजाइल मेथडोलॉजी देखेंगे जो कि डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ की सबसे पहले मेथडोलॉजी है। अब एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर हम फोकस करते हैं कि किस तरह हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा फोकस होता है कि स्पीड कितनी जल्दी होगी उसकी, कितनी जल्दी हम उसे कंप्लीट करेंगे, कितना रैपिडली हम उसे कर सकते हैं और हम किस तरह एम्ब्रेस कर सकते हैं जो भी हमारी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। अब उसके अंदर इसका एक मैनिफेस्टो है। इसके मैनिफेस्टो के अंदर ये मेन 4 पॉइंट्स आते हैं। इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, कि आप कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन करते रहें उनके साथ। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम हो रहा है। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन, आप कॉन्स्टेंटली कस्टमर के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं फॉर एनी चेंजेस। रेस्पॉन्डिंग टू द चेंज ओवर फॉलोइंग ए प्लान, कि कोई भी जो भी आपके प्लान के अंदर चेंजेस आती हैं उसे आप किस तरह देखते हैं। अब इसके अंदर जो फर्दर इसके एजाइल के अंदर ही जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं स्क्रम मेथडोलॉजी, जिससे हम प्रॉपर एक ब्रेक डाउन करते हैं प्रोजेक्ट को कि किस तरह हम उसे लेके चलेंगे। अब इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास इसकी 3 मेजर एंटिटीज़ होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट ओनर, जो कि ओनर होता है सारे प्रोजेक्ट का कि किस तरह चीज़ें उसके अंदर चलेंगी। वो आपको सारी बताता है रिक्वायरमेंट्स के, मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसने एक ट्रांजैक्शन करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, या कस्टमर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो उसके अंदर बताता है कि पहले वो यहाँ पे आएगा, फिर क्रेडिट कार्ड की मुझे ये डिटेल्स चाहिए होंगी, फिर हम उसे इस तरह वेरीफाई करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो मेन उसे चाहिए क्या, वो प्रोडक्ट ओनर होता है। फिर उसके अंदर होती है डेवलपमेंट टीम जो कि सारी चीज़ें डेवलप कर रही होती है, और स्क्रम मास्टर होता है इन द एंड जो कि देखता है कि किसी किस्म के भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हों, प्रॉब्लम्स आ रहे हों, फॉलो अप करना प्रोजेक्ट के, सारी टीम से पूछना, वो सारे काम एक स्क्रम मास्टर के होते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अपनी स्क्रम मेथडोलॉजी के अंदर डिफरेंट इसके सब सेक्शंस के, उसके अंदर क्या क्या कुछ हमारे पास आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट बैकलॉग, जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेन्ड बाय प्रोडक्ट ओनर, जो कि ओनर है सारे प्रोडक्ट का, हु कम्युनिकेट विद द स्क्रम टीम, के साथ सारी बातें करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, के उनसे सारी डिटेल्स लेके कि अच्छा आपको क्या क्या चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और हमने उसे किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं यूज़र स्टोरीज़। नाउ यूज़र स्टोरीज़ जो हैं ये फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिटन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंक्शंस एंड फीचर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर सुपरविजन ऑफ ए सिक्योरिटी लीड टीम मेंबर। अब इसके अंदर जब भी हम कुछ डेवलप कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि सिक्योरिटी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अब उसे डेवलप करने के लिए और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हों। जब हमारी प्रोडक्ट बने और वो इम्प्लीमेंट हो तो उसे अंदर किसी किस्म की सिक्योरिटी लूप होल्स नहीं होने चाहिए, उसे हम यूज़र स्टोरीज़ कहते हैं। फिर हमारे पास आता है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर होता है कि सारी टीम जो है वो 2 घंटे के लिए मिलती है, ये आइडेंटिफाई करते हैं आइटम्स जो कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट कर सकें, जिसे ये आइट्रेशंस कहते हैं। अब वो जब डिवाइड हो जाता है तो वो जब उसे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे मेन टास्क हैं, तो वो डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग को इन डिस्क्रीट टास्क। हर एक को एक एक टास्क असाइन करेंगे इंडिविजुअल को, और फिर उसके ऊपर फीडबैक होता है विद ए कंप्लीट टास्क लिस्ट के क्या क्या कुछ आपने करना है इस टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमारा ये 2 वीक्स का स्प्रिंट है। उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें करेंगे और आपने फिर इसके ऊपर अपडेट देनी होती है। अब डेली स्टैंड अप है कि ये थ्रू आउट आपके 2 वीक्स का जो स्प्रिंट चल रहा है उसके अंदर आपकी 10 to 15 मिनट्स की स्क्रम मीटिंग होती है हर रोज़। उसके अंदर हर मेंबर को ये बताना होता है कि उसने क्या कुछ अकम्प्लिश किया है कल जो गुजर चुका था, और वो क्या आज अकम्प्लिश करेगा, और उसे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आई या प्रॉब्लम्स आई और उसको उसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
जब ये हो जाता है तो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है स्प्रिंट रिव्यू या रेट्रोस्पेक्टिव। अब रिव्यू मीटिंग होती है ये एंड में ऑफ 2 आवर्स एट द एंड ऑफ ए 2 वीक स्प्रिंट। जब 2 वीक का हमारा ये स्प्रिंट ख़त्म हो जाता है उसके अंदर 2 घंटे की हमारी मीटिंग होती है प्रोडक्ट ओनर के साथ। उसके अंदर हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्लान्ड थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर होता है कि हमारे पास 19 मिनट्स की मीटिंग होती है जिसके अंदर हम रिव्यू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी अच्छी गई हैं और किन किन चीज़ों को हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा अबाउट एजाइल मैथडोलॉजी। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। आज हम वाटर मैथडोलॉजी देखेंगे जो कि हमारी डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ की सेकंड मैथडोलॉजी है। अब वाटरफॉल मैथडोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है कंसेप्चुअल डेफिनेशन। कंसेप्चुअल डेफिनेशन होती है एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन विद नो डिटेल्स फॉर द बिजनेस एंड फाइनेंस पीपल। हम एक नॉर्मल बहुत ही हाई लेवल सिर्फ आइडिया देते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग कोई एक टेक्निकल माइंड नहीं होते हैं, हम उन्हें डराना नहीं चाहते, हम सिर्फ उसे बिजनेस आइडिया देते हैं ताकि हम उनसे प्रॉपर फंड्स ले सकें इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट। इसके बाद हमारे पास आती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिटेल्स ऑफ व्हाट फंक्शंस इस सिस्टम मस्ट हैव, कि कौन कौन से उसके अंदर फंक्शंस होंगे अगेंस्ट अ टास्क विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी, कि हम उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसका टेस्ट हम क्या करेंगे कि हम किससे बेंचमार्क कर रहे हैं कि हमें इस किस्म की आउटपुट चाहिए, लेकिन हमें हर लेवल के ऊपर इसका एक टेस्ट प्लान बनाना होता है और उसके अंदर हम इसकी सिक्योरिटी भी टेस्ट करते रहते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है कि नहीं। नेक्स्ट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सिस्टम की। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम अंडर द कवर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं सिस्टम की। जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि एन्क्रिप्शन क्या है हमारे सिस्टम की, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी पोर्टेबिलिटी क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, रेजिलियंस प्लान्स क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर हमारे पास आती है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। अब फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टेट करता है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ अंडर द सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव, कि हम इसके अंदर ये चीज़ें आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये हम एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें डूएबल हैं और ये चीज़ें डूएबल नहीं हैं, या एज ए प्रोग्रामिंग प्रोस्पेक्टिव हम ये चीज़ें लेके आ सकते हैं। अब जैसे अगर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो अगर हम उसकी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास आती हैं चीज़ें जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांजैक्शन, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं वो सारी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होती हैं। अब डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो हम कोई भी जब भी किसी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर तो हम उसकी डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, फिर हम उसके फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। और अगर हम किसी नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसके लैन को डिज़ाइन करेंगे, उसके वाइड एरिया नेटवर्क को, उसके सब नेट्स को, जो डिवाइसेस उसके साथ होंगी, उसके साथ क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगी, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं। अब डिज़ाइन रिव्यू के अंदर होता है कि एक एक्सपर्ट्स उस फील्ड के वहाँ पे बैठते हैं, उस डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं कि इसके अंदर फ्लॉज क्या हैं और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं या नई चीज़ें कौन सी हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कोडिंग के अंदर ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं एप्लीकेशन इंक्लूडिंग यूनिट टेस्टिंग, कि हम उसे बेसिकली उसे डिज़ाइन करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम टू वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मॉड्यूल्स, कि जो चीज़ें उन्हें कही थी वो सारी उन्होंने इसके अंदर डाली हैं। अब एक प्रोग्रामर्स का तरीका ये होता है, वो चाहते हैं कि सारी पुरानी हम चीज़ें छोड़ें, हम सीधी प्रोग्रामिंग को शुरू कर दें, लेकिन हमें सारी चीज़ों की डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि जब हम अपनी एक लास्ट स्टेज पे पहुँचें, जब हमारे पास एक डिलीवरेबल आइटम हो तो वो फंक्शनल हो और उसे हम मैच कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स जो भी हमें मिली थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कोड रिव्यू। कोड रिव्यू के अंदर ये होता है कि जो डेवलपर टीम्स हैं जो कि हर मॉड्यूल को सेपरेटली देख रही हैं वो एक दूसरे के कोड को रिव्यू करते हैं। उसके अंदर वो ढूंढते हैं किसी किस्म के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरीके से अगर कोड आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या आपने प्रॉपरली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैकेनिज़म्स या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उस कोड को रिव्यू किया जाता है।
अब हमारे पास डिफरेंट टूल्स आते हैं कोड को चेक करने के लिए। डायनामिक कोड एनालिसिस टूल्स हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की है, वो भी यूज़ किए जाते हैं स्टैटिक एनालिसिस ऑफ द कोड के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू। कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू के अंदर परफॉर्मिंग डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट टू वेरीफाई द कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शनैलिटी, कि जो भी उनकी फंक्शनैलिटी थी और जो उसकी फंक्शनैलिटी थी वो 100% सही तरीके से बनी है कि नहीं। इसके बाद यूनिट टेस्टिंग आ जाती है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम लोग वेरीफाई करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ मॉड्यूल्स इन ए सिस्टम और एप्लीकेशन, के एक जो भी हमने कोई सिस्टम या एप्लीकेशन बनाया है उसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास पूरी आई है कि नहीं। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम चेक करते हैं ऑल मॉड्यूल्स को कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर टीम्स होती हैं जो कि एप्लीकेशन डेवलप कर रही होती हैं, फिर वो मॉड्यूल्स को इकट्ठा करती हैं और फिर उनकी आपस में इंटीग्रेशन टेस्ट की जाती है। सिस्टम टेस्ट के अंदर टेस्ट करते हैं हम एंटायर सिस्टम को फ्रॉम एंड टू एंड, कि उसके अंदर सारी चीज़ें हमने जब इंक्लूड कर दी, हमने सारे मॉड्यूल्स लगा दिए, हमने सारी चीज़ों को जब इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये हमारी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्टेप कि हमारा पूरी तरह से पूरा हुआ है कि नहीं, कि उसके अंदर जो हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दी गई थी वो सारी यहाँ पे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड हुई हैं सही थे कि नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन। सर्टिफिकेशन एक फॉर्मल इवैल्यूएशन होती है सिस्टम की या एप्लीकेशन की, उसके अंदर जितनी भी इंटेंडेड फीचर्स थी वो उस तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं जिस तरह उसे बताया गया था। और एक्रीडेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्लियरेंस या अथॉरिटी चाहिए होती है वो आपके पास है कि नहीं, आफ्टर चेकिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग जो भी आपको दी गई थी। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास होता है कि रेडी टू रिलीज़ फॉर प्रोडक्शन, के हमने एक सिस्टम बना दिया है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमने सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन में चेक कर ली हैं, अब वो हमारे प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर जा सकता है या हम उसे प्रॉपर्ली सेल आउट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को बनाते हैं। ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर नई चीज़ें आ रही होती हैं, लोग नई फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूड करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान होता है जिसके थ्रू हम वो सारी चीज़ें रखते हैं मेंटेन करके कि क्या क्या हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं। उसकी चेंजेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि कुछ चीज़ें ऐड करने की वजह से कुछ फंक्शनैलिटी सिस्टम की रुक जाती है, तो आप उसे फिर उससे क्रॉस मैच करके अपनी प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकते हैं। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। आज हम डेवऑप्स मेथडोलॉजी देखेंगे जो कि हमारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज़ या डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ की नेक्स्ट मेथडोलॉजी है। जैसे कि आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं, इट्स ए मेथडोलॉजी मेंट टू इम्प्रूव द वर्क थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर जो भी हम डेवलप कर रहे हैं उसे थ्रू आउट लाइफ साइकिल में हमारी हेल्प करता है। आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं इस लूप की तरह। ये एक इन्फिनिट लूप होता है जिसके अंदर हम लोग प्लान करते हैं, कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये हमारी डेवलपमेंट फेज़ हो गई, और फिर हमारी ऑप्स जो फेज़ है उसके अंदर हम डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सर्कल चलता रहता है। अब ये एक्सटेंड करता है हमारी एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिस को, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, और इसका मेन टारगेट ये होता है कि ये कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना चाहता है और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी ऑपरेशन टीम्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाता है। अब इसके आगे जब हम इसे देखेंगे इसके लाइफ साइकिल को, तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास 4 इसके फेजेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं। प्लान है, फिर हमारे पास कोड है, फिर बिल्ड है और फिर टेस्ट है, और एंड में हमारे पास आता है रिलीज़, जो कि इसका 5th पार्ट होता है। अब प्लान के अंदर हम क्या करते हैं कि कंटेन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। डिज़ाइन और उसका डिज़ाइन रिव्यू जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं कि वो इसके सब पार्ट्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कोड। कोड के अंदर हम राइट करते हैं कोड या अपडेट करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं वो इसके अंदर डालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और भी कंसेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड आता है, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उसका सोर्स कोड, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड जितने भी डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं।
फिर हमारे पास आता है बिल्ड के अंदर हम ऑटोमेशन करते हैं इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटिंग द कोड, कि हम कोड को इंटीग्रेट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और फिर हम उसे अगले स्टेप में टेस्ट करते हैं इन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसके अंदर हम रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एंड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वगैरह सब इसके अंदर टेस्ट हो जाती है। फिर हमारे पास फाइनल जो डेव के अंदर आता है वो आता है रिलीज़, जब हम ऑप्स सेक्शन में जा रहे होते हैं। तो रिलीज़ के अंदर ये है कि सॉफ्टवेयर रिलीज़ पैकेज टू बी डिप्लॉयड रेडी किया जाता है ताकि वो हमारे ऑप्स के अंदर जा सके। अब ऑप्स के अंदर हम सबसे पहले करते हैं डिप्लॉय, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब डिप्लॉय में सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर मूव्ड इनटू प्रोडक्शन, अब ये अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स की तरफ आ जाता है। उसके बाद हम उसे ऑपरेट करते हैं। द सिस्टम इज़ इन प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड इज़ यूज्ड बाय द एंड यूज़र्स। अब ये मूव कर जाता है फॉर ऑपरेशंस, एंड यूज़र्स के पास चला जाता है। उसके अंदर आईटी ऑपरेशन पर्सनल यूज़ करते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड टास्क वगैरह सारे इसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। एंड में हमारे पास इसके अंदर आता है मॉनिटर के एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, उसकी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, स्मूथ ऑपरेशन, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि ये एप्लीकेशन 100% वैसे परफॉर्म कर रही है जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम डेवसेक ऑप्स मेथडोलॉजी देखेंगे, जो कि हमारी डेवलपमेंट मेथडोलॉजी की लास्ट मेथडोलॉजी है एज़ फार एज दिस कोर्स इज़ कंसर्न्ड। इसके अंदर क्या होता है कि इट्स ए वे ऑफ अप्रोचिंग आईटी सिक्योरिटी एज एन एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। हमने अक्सर सुना होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। इसी माइंडसेट को लेके हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन डेवऑप्स पाइपलाइन। The goal is to incorporate security into all stages of software development workflow। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल डेवऑप्स की हमारे पास मेथडोलॉजी है, सिर्फ उसके अंदर फ़र्क क्या है कि हमने इसके अंदर इसे इनकैप्सुलेट कर दिया है अंडर सिक्योरिटी, जो कि एक लीनियर अप्रोच है फॉर टेस्टिंग दी phases ऑफ डेवलपमेंट थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब इसके अंदर भी हमारे पास फिर 5 स्टेप्स आते हैं। प्लानिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग। प्लानिंग के अंदर एप्लीकेबल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एज़ पर पॉलिसीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल्स अंडर एप्लीकेबल रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारी एप्लीकेबल पॉलिसीज़ हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं प्लानिंग में। कोडिंग के अंदर क्या होता है कि डेवलपर्स को पहले ट्रेन किया जाता है फॉर सेफ कोडिंग, फिर उनकी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आईडीईज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो उसके अंदर इनके जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी कैपेबल होते हैं टू डिटेक्ट एंड अलर्ट सिक्योरिटी डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द बिल्डिंग और अपडेटिंग द एप्लीकेशन। जैसे ही वो बनाएंगे या बिल्ड करेंगे या डिप्लॉय करेंगे तो उन्हें ऑलरेडी वो टेस्ट करके बता देगा। टेस्टिंग के अंदर होता है स्टैटिक एंड डायनामिक एप्लीकेशन टेस्टिंग, जिसे हमने SAST और DAST भी पहले कवर किया था। इंटीग्रेटेड इनटू ऑटोमेटिकली चेकिंग एवरी बिल्ड और चेंज इन एनवायरनमेंट, के कोई भी जो भी आप चीज़ डिप्लॉय करना चाहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, पहले तो वो कोडिंग लेवल पे चेक होगी, फिर टेस्टिंग लेवल पे भी इसे हम स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग करेंगे। अब स्टैटिक टेस्टिंग ये होता है कि कोड सिर्फ चेक किया जाता है बिफोर इट runs on the production servers। डायनामिक टेस्टिंग में ये होता है कि जब एप्लीकेशन रन हो रही होती है उस वक्त उसे चेक किया जाता है। फिर हमारे पास आता है ऑपरेशन, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि डेटा रेप्लिकेशन और बैकअप वगैरह हम इसके अंदर देखते हैं। मॉनिटरिंग के अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, और ये सारी चीज़ें एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के थ्रू मॉनिटर हो रही होती हैं, जो कि उसके सारे हमें चार्ट्स और उसके ग्राफ्स दिखा रहा होता है कि एप्लीकेशन कहीं रिसोर्सेज उसके अंदर कम तो नहीं हो रहा है, वो कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज CPU के या हार्ड ड्राइव के या कंप्यूटर की अपनी वर्चुअल मशीन्स के तो नहीं ले रहा। वो सारी चीज़ें देख के हम उसे फिर अप्रूव करते हैं कि वो एप्लीकेशन अपनी डेवलपमेंट और उसके बाद मॉनिटरिंग और उसकी रिलीज़ और उसकी अपडेट्स के अंदर जाती रहती है। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरीज़ आती हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो दे आर कलेक्शन ऑफ द सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स।
Libraries may be purchased from commercial organization or obtained or open source and can be developed in house. तो आप बहुत सारी लाइब्रेरीज़ अपनी इकट्ठी करके रख लेते हैं, उसके अंदर आपकी बहुत सारी हेल्प ये हो जाती है कि आपको काफ़ी जगह पे बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता. अब इसके अंदर वनरेबिलिटीज़ इस किस्म की आती हैं कि अगर जो कोड लिखा गया है वो अगर अपडेटेड नहीं था और उसके अंदर किसी किस्म की वनरेबिलिटीज़ फाइंड आउट हुई हैं लेटर, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी पूरी एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है. ऑफ कोर्स इससे आपका काम तेज़ हो जाता है, आपको बहुत सारा कोड लिखना नहीं पड़ता, और जो एक बेसिक चीज़ें जैसे ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन है और साइन अप फॉर्म्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपको लाइब्रेरीज़ के अंदर मिल जाती हैं. उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive facilities to computer programmers for software development. In IDE normally consists of at least a source code editor, build automation tools and debugger. जैसे कि आपने Microsoft Visual Studio देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स और चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं. इसी तरह वेराकोड एक और एप्लीकेशन है, IDE है, जिसके अंदर सोर्स कोड को जब वो डेवलप कर रहा होता है कोई भी डेवलपर, तो उसे साथ साथ वो उसके डिफेक्ट्स वगैरह को भी बताता रहता है कि ये वीक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं, आपको इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन सिक्योर रहे. इसके बाद हमारे पास आता है रन टाइम. अब रन टाइम के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनपुट वनरेबिलिटीज़ हैं, मोबाइल कोड है, कोड ऑब्फस्केशन है एंड सिंबल टेबल एंड अनट्रस्टेड एंड पॉइंट्स हैं. अब इनपुट वनरेबिलिटीज़ के अंदर होता है कि कोई भी ऐसा कोड जो कि आपकी एप्लीकेशन या आपके किसी भी फॉर्म के थ्रू पास किया जाए जिससे आपका डेटाबेस का स्कीमा हाईजैक हो जाए या उससे रिलेटेड डिटेल सामने आ जाएं, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई ये वीक प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हों. अब आपको पता है कि हम वेफ यूज़ करते हैं यूजुअली इसके लिए, जो कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी किस्म की वेब एप्लीकेशन अटैक्स को. लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन इटसेल्फ फ्लॉड है इटसेल्फ, तो आपका डेटाबेस और बहुत सारी डिटेल्स वहाँ से लीक आउट हो सकती हैं. इसके बाद आता है हमारे पास मोबाइल कोड. मोबाइल कोड होता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम डिजिटली साइंड कोड यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है. क्योंकि आपने देखा है कि अक्सर जो हैकर्स हैं या जो भी वनरेबिलिटीज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर देख रहे होते हैं या हैकर्स हैं, वो भी अक्सर HTTPS प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं फॉर देयर फिशिंग वेबसाइट्स. इसके बाद आता है कोड ऑब्फस्केशन एंड सिंबल टेबल. अब कोड ऑब्फस्केशन ये होता है कि आप अपना प्रोग्रामिंग जब कोड लिखते हैं तो आप उसे इस तरह एनक्रिप्ट कर देते हैं अपनी प्रोग्राम बाइनरीज वगैरह को कि वो इजीली रिवर्स इंजीनियर ना की जा सकें. अब हैकर्स क्या करते हैं कि वो आपके कोड को लेते हैं, वो आपके कोड को रिवर्स इंजीनियर करते हैं और फिर वो उससे एनक्रिप्शन कीज़ वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं. अगर आपका कोड ऑब्फस्केटेड है और आप सिंबल टेबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब ये प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, अब डिटेल में आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. अगर आप उसके बारे में उसके इंटीजर लेंथ और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द हैकर टू रिवर्स इंजीनियर योर कोड. अनट्रस्टेड एंड पॉइंट्स होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे चल रही होती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है. तो आपको इस चीज़ को कंसिडर करना होता है कि जो भी मशीन्स एंड पॉइंट पे यूज़ हो रही हों, कहीं से आपकी एप्लीकेशन इतनी वीक तो नहीं है कि वो टारगेट हो जाएगी इफ़ इट्स एग्जीक्यूटेड ऑन अनट्रस्टेड कंप्यूटर्स. फिर हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे आप CI और CD के नाम से भी जानते हैं. कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इज़ फोकस ऑन ऑटोमेटिकली बिल्डिंग एंड टेस्टिंग द कोड. आप कॉन्स्टेंटली वो ऑटोमेटिकली कोड बिल्ड करता रहता है, उसे टेस्ट करता रहता है, एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस डिलीवरी विच ऑटोमेट्स द एंटायर सॉफ्टवेयर रिलीज प्रोसेस अप टू द प्रोडक्शन. तो डिलीवरी पूरे उसके फेजेस को देख रहा है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ उसकी सिक्योरिटी को देख रहा है. जैसे ये एक हम डेवऑप्स के अंदर देखा था, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस थी कि हम प्रोग्रामर्स को कॉन्स्टेंटली ये ऑप्शंस होती हैं उनके पास कि कोई भी नई फीचर्स उसके अंदर ऐड की जा सकें और उसमें से रिमूव की जा सकें, ताकि हम एक अप टू डेट और कस्टमर्स के साथ इंटीग्रेटेड रहें और एक हमारे पास सॉलिड किस्म की एप्लीकेशन सामने आए.
इसके बाद हमारे पास आता है SOAR, जो कि सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स है। इट्स अ स्टैक ऑफ कंपैटिबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट enables the organization to collect data about security threats and respond to security events without human assistance। कि ये खुद ही उसे डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक्शन ले लेगा, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल बैठा है उसे IP एड्रेसेस देखने पड़ेंगे, उसे फायरवॉल के रूल्स देखने पड़ेंगे। इट टेक्स टाइम टू टेक एन एक्शन। SOAR क्या करता है कि जैसे ही उसे कोई चीज़ नज़र आती है जो कि गलत चल रही है, वो उसे ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। फिर हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इट्स अ टास्क ऑफ ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस इन ए सॉफ्टवेयर एज पार्ट ऑफ द लार्जर क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। SCM practices include revision, control and the establishment of baselines। के बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन को आपकी देख रहा होता है और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है। अब जो चेंजेस आप थ्रू आउट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है। अब ये चीज़ आपको हेल्प करती है इन द लॉन्ग रन। आपने अगर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, वो उससे पहले से ही चल रही थी और चेंजेस के बाद उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हुई हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ें चेंज की थी जिसकी वजह से पॉसिबली ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमारे पास आती हैं कोड रिपोजिटरीज़। अब कोड रिपोजिटरीज़ जो हैं, इट्स ए आर्काइव ऑफ द कोड इटसेल्फ दैट इज़ बीइंग वर्कड ऑन, जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। बियॉन्ड कोड आप वहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, नोट्स हैं, वेब पेजेस एंड अदर थिंग्स जो कि रिलेटेड हैं आपकी प्रोग्रामिंग से। ए कोड रिपोजिटरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसके अंदर सिस्टम हार्डनिंग यूज़ करते हैं, आप सिस्टम आइसोलेशन यूज़ करते हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट एक्सेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस आप अलग से रखते हैं, आप उसका सोर्स कोड अलग से कर लेते हैं, फिर लिमिटेड कंट्रोल रखते हैं कि कौन यूज़ करेगा कौन नहीं करेगा, क्रिटिकल कोड जो उसका मेन है उसे किसके पास एक्सेस है। आप उसके अंदर रिटेंशन करते हैं कि जितने भी वर्जन्स आप मेंटेन कर रहे हैं और कौन उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, उसके कंप्लीट एक्टिविटी रिव्यूज़ और लॉग्स मेंटेन किए जाते हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है, जिसके अंदर हम कोड रिव्यूअर्स भी कहते हैं। पहले तो कोड रिव्यूअर्स इसके अंदर आता है एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर, कि उसके अंदर जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं वो, या क्रॉस प्रोग्रामिंग टीम्स होती हैं जो कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को डेवलप कर रही हैं, वो एक दूसरे का कोड चेक करते हैं और उसके अंदर वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी किस्म के डिफेक्ट्स को, कोई इम्प्रॉपर लॉजिक उन्होंने यूज़ की हुई हो, या कोई वायलेशन ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ हुए हैं उसे, या ट्रांसपेरेंसी। ये सारी चीज़ें जब वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आती हैं स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। और सिक्योरिटी एप्लीकेशन, जिसे हम SASP भी कहते हैं, इज़ यूज्ड टू सिक्योर द सॉफ्टवेयर बाय रिव्यूइंग द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज़। कोई भी जो भी सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। डायनामिक के अंदर ये होता है कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ए वेब एप्लीकेशन थ्रू द फ्रंट एंड फाइंड द वनरेबिलिटीज थ्रू द सिम्युलेटेड अटैक्स। अब उसके अंदर आप अदर साइड ऑफ द पिक्चर बैठते हैं कि एंड यूज़र जब आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और उसके अंदर आप कौन कौन सी वनरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अप्रोच evaluates the application from the outside in by attacking the application like a malicious user would do। अब कोई भी यूज़र जो बाहर बैठा हुआ है वो उसे किस तरह देखेगा और उसे किस तरह आपके सिक्योरिटी कोड को वनरेबल बनाने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास डिफरेंट कोडिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, जिसके अंदर ओपन सोर्स है, फिर सेफ़ एंड अनसेफ एप्लीकेशंस हैं, हम एनक्रिप्शन रखते हैं, उसके अंदर हम इनपुट वैलिडेशन रखते हैं, हम सेशन मैनेजमेंट रखते हैं, हम सिक्योरिटी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के अंदर डालते हैं तो हमारी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाती है। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर हम इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी देखेंगे। अब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल पीरियोडिक टेस्टिंग लाजमी होती है, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि ये ऑन ए लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम किस तरह परफॉर्म करेगा। अब उसकी एक और रीज़न ये होती है कि जब हमारा एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर चला जाता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड उसे देख रही होती है, तो वहाँ बहुत सारे ब्लैक हैट या रेड हैट या वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वनरेबिलिटीज़ कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे होते हैं। अब उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, बाज़-औक़ात वो रैंसम के लिए कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात वो सिर्फ फॉर फन कर रहे होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह अपनी एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को अफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं।
उसके अंदर हमारे पास सबसे पास आता है ऑडिटिंग एंड लॉगिंग ऑफ चेंजेस। जैसे हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं इस वाले मॉड्यूल के अंदर, इट्स डोमेन के अंदर, कि हमें ख्याल रखना है कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर बाय डेटा और परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, और चेंजेस मेड टू द सॉफ्टवेयर वो प्रॉपरली लॉग्ड हों। अब उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर का मतलब होता है चेंजेस मेड टू द डेटा। अब जब भी कोई डेटा किसी भी डेटाबेस के अंदर जा रहा होता है तो उसकी एंट्री पहले क्या थी और उसकी वैल्यू बाद में क्या थी, उसे कंपेयर किया जाता है यूज़र की डिटेल्स को, डेट को, टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, कोई भी जो कि सॉफ्टवेयर बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आई हो। दूसरी चीज़ इसके बाद होती है चेंजेस मेड टू द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब होता है चेंजेस मेड टू द एक्चुअल सॉफ्टवेयर कोड। अब कोई भी आप चेंज, जो भी कोई डेटा उसके अंदर आ रहा है उसको आपने किस तरह आपने मैनेज किया है, और अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन में किसी किस्म की चेंजेस किए हैं तो उसका मैनेजमेंट प्रोसेस क्या था, जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस पहले डिस्कस किया था कि हम उसके थ्रू उस चीज़ को मैनेज करते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस भी होता है जिसे हम CMDB भी कहते हैं, और फिर हमारे पास सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट जो कि SIEM होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन। उसके अंदर हम पहले देते हैं नॉन वनरेबिलिटीज़ के आपके जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर उसके अंदर किस किस्म की वनरेबिलिटीज़ पॉसिबली हो सकती हैं और उसे किस तरह लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को उसके हिसाब से सिक्योर बनाना होता है। अननोन वनरेबिलिटीज़ हैं जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं लेकिन आपको डिस्कवर करनी है, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिस्कवर होती हैं, तो उसके बारे में शाई होने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई एप्लीकेशन के अंदर किसी किस्म की वनरेबिलिटी आ गई है या कुछ भी। इट इम्प्रूव्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन टू बोगस डेटा। कोई भी उसके अंदर डेटा डाल के चेक किया जाता है कि उसके ऊपर वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है और वो उसकी प्रॉपर आउटपुट आपको शो कर रहा है कि नहीं। अब उसके अंदर सब बाज़ात हम अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली मिसयूज़ या अब्यूज़ करते हैं सिस्टम को या एप्लीकेशन को, उसे देखने के लिए कि वो उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है। अब हमें उसके वनरेबिलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी स्कैनर्स यूज़ करते हैं, जिसके हमने डेस्ट की बात की थी, जैसे डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग थी। फिर हमारे पास वेबसाइट सिक्योरिटी टूल्स आते हैं जो कि वेब सर्वर को इटसेल्फ चेक करती है, जिसके ऊपर एप्लीकेशंस लोडेड होती हैं, या फिर हम सोर्स कोड स्कैनिंग यूज़ करते हैं जो कि जैसे कि डेस्ट हमने एग्जांपल दी है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे हम थ्रेट मॉडलिंग कहते हैं। अब थ्रेट मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक सिस्टमेटिक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं प्रोग्राम इंटरफेस का, उसके APIs का, उसका इंटरेक्शन विद द डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जब हम देखते हैं तो ये हमें एक्चुअली बचाती है फ्रॉम स्पूफिंग ऑफ डेटा, टैंपरिंग से, रेप्यूडिएशन से, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डिनाइल ऑफ सर्विस और एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस के कोई आपकी प्रिविलेजेस को लेके उसे एक एडमिन प्रिविलेजेस के साथ डेटा को वहाँ से निकालने की कोशिश करे। तो ये था हमारा अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑफ एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर देखेंगे। अब इसके अंदर ये होता है कि जब भी आप कोई एक सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं मार्केट से, तो आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर किस किस्म की वनरेबिलिटीज़ हैं और किस तरह वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अब हम डिफरेंट एप्लीकेशंस बाहर से परचेज़ करते हैं जिसके अंदर स्टोरेज भी हो सकता है, प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा के लिए भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप बाहर से मार्केट से ख़रीद के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं जो कि आपको डेली यूज़ के लिए ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन उन चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज करती हैं, दे आर द बेस्ट। जब उस किसी भी सर्विस की बात आती है तो हम रिलाई करते हैं उनके ऊपर कि हम उनसे एप्लीकेशन परचेज़ कर लें। अब उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कोई भी जो भी एप्लीकेशन या कोई भी आप चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं कमर्शियली, वो आप सिर्फ ख़रीदते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सोर्स कोड लॉक्ड होता है और इट्स विद दी वेंडर ओनली, कि जो भी कोई वो सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह रिलीज़ करेंगे आपको उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। आप उसकी वनरेबिलिटी टेस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन सोर्स कोड वगैरह को देखते हुए चेक नहीं कर सकते। ओपन सोर्स के अंदर ये होता है कि आपके पास सारा कोड अवेलेबल होता है, आप उसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं।
कितनी सिक्योर है, कि क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं। आप फर्दर उसकी फंक्शनैलिटी एनहेंस भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर सबसे बड़ा इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि फोरम्स होते हैं, इसके डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, सपोर्ट इजीली मिल जाती है, और कोई भी नॉन वनरेबिलिटी है वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई होती है और बहुत जल्दी उसका क्योर भी मिल जाता है। अब बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जैसे ओपन एसएसएल है या जेक्यूरी है या मैंगो डीबी वगैरह है जो हम यूज़ करते हैं। उन्होंने क्या किया है कि एक कमर्शियल वर्जन भी इसका लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर एक आपको 1-to-1 सपोर्ट या प्रायोरिटी बेसिस पे सपोर्ट मिलती है एप्लीकेशन वही विद एनहांस फीचर्स। आप वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओपन सोर्स भी इनफ होती है कि आपके सारी चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्टी के अंदर जब भी हम बात करते हैं, ये हमने अपने डोमेन नंबर 3 के अंदर भी बात की थी अबाउट थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू असेस वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर्स की सिक्योरिटी को देखने का कि उनकी मार्केट वर्थ और उनकी मार्केट रेपुटेशन क्या है बिफोर यू परचेज द एप्लीकेशन फ्रॉम देम, और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह अफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं मैनेज सर्विसेज की जब भी हम बात करते हैं ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होते हैं जिसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है जो कि होस्टेड होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर, आप लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं और उसे अपने डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कि वो हमें अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं जिसके ऊपर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वगैरह हम उनकी सारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं और हम उन्हें ऑथेंटिकेट करते हैं यूजिंग आवर एक्टिव डायरेक्टरी और चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ये होता है कि हम पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअली होस्ट कर देते हैं जिसके अंदर हमारे पास वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, वर्चुअल डिवाइसेस आ जाती हैं, स्टोरेज, राउटर्स, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का आपको ओवरऑल ख्याल रखना होता है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपने। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स देखेंगे। अब सिक्योरिटी वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटीज़ एट द सोर्स कोड लेवल सबसे पहले हम कवर करेंगे। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन ये देखें कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रामिंग या कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रही होती है तो उसके पास डिफरेंट पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स होते हैं अबाउट द डेवलपमेंट। सोर्स कोड किस तरह करेंगे, उसके वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे सिक्योर बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस अपने अपनाएंगे ताकि आपके जितने भी कोड है या प्रोग्रामर्स हैं वो एज़ पर दी स्टैंडर्ड्स ही प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको किसी किस्म की, या अगर आप अपनी एप्लीकेशन सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है बफर ओवरफ्लो जो कि एक टिपिकल प्रॉब्लम है जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड है। अटैकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ द डेटा इन द बफर एक्सीड्स द स्टोरेज कैपेसिटी हैंस एनेबल्स द अटैकर टू टेक कंट्रोल ऑफ द एप्लीकेशन। अब इसके अंदर अटैकर क्या करता है कि वो किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर डेलिबरेटली कोई ऐसा डेटा डालेगा या कोई इनपुट ऐसे देगा जो कि प्रोग्राम को फोर्स करेगा कि वो अजीब से तरीके से बिहेव करे। अब उससे उसका बफर के अंदर जितनी भी मेमोरी वगैरह होती है वो लीक होती है और उससे क्या होता है कि उसे कंप्लीट टारगेट सिस्टम के ऊपर एक्सेस मिल जाता है और फिर वो उसके बाद डेटा को टेम्पर भी कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, स्टील भी कर सकता है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ से जा सकती है। इसके बाद हमारे पास इंजेक्शन अटैक्स आते हैं। आपने अक्सर एसक्यूएल इंजेक्शंस का पढ़ा होगा। अटैकर्स मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एप्लीकेशंस को थ्रू एसक्यूएल स्टेटमेंट्स और स्क्रिप्ट्स टू एक्सेस द सेंसिटिव डेटा। कोई भी ब्राउज़र के अंदर वो कोड डालेंगे जो कि एक स्टेटमेंट होगी जो कि हमेशा ट्रू होती है और उसके थ्रू वो डेटाबेस से रीड करने की कोशिश करते हैं। Escalation of privileges attacks attacker tricks the system and gain administrative privileges and access the sensitive data and control the system के वो escalation कर लेता है, यानी उसके पास एडमिन राइट्स आ जाते हैं सिस्टम के और वो फिर सिस्टम को एक्सेस करता है, कंट्रोल करता है, टारगेट सिस्टम को यूज़ करता है फॉर हिज ओन गेन या उसके अपने यूज़ के लिए। इम्प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के अंदर है कि वीक ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स हैं या कोई मैसेजेस ऐसे स्क्रीन के ऊपर आते हैं जब आपकी ऑथेंटिकेशन फेल होती है जिससे दूसरे यूज़र को ये पता लग जाता है कि ठीक है कि इसका यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट के ऊपर जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो वो आपको क्लियरली बताते हैं कि अननोन यूज़र नेम, जो कि एक फ्लॉ होता है कि आपको पता लग जाता है कि यूज़र नेम डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है।
इसलिए किसी भी इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन को थ्रो नहीं करनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर जिससे ये पता लगे कि एक्चुअली वो यूज़र एग्जिस्ट करता है सिस्टम में या नहीं। इम्प्रॉपर सेशन मैनेजमेंट में ये होता है कि इट लीड्स टू सेशन हाईजैकिंग थ्रू द सेशन रीप्ले अटैक्स। अब जैसे आपकी बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो अगर उस सेशन को कोई सेशन रीप्ले अटैक के थ्रू हाईजैक कर लेता है तो वो अपने पीसी के ऊपर बैठ के थ्रू दैट सेशन सारे ट्रांजैक्शन आपके बैंकिंग चैनल्स के ऊपर कर सकता है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एन्क्रिप्शन, इसके अंदर इम्प्रॉपर अगर आपने की मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं की हुई या एन्क्रिप्शन मेथड्स आपने बहुत वीक लगाए या उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये डेटा लीकेज के ऊपर आपको लेके जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि अटैकर क्रिप्टो सिस्टम को यूज़ करता है। हमने क्रिप्टो सिस्टम के बारे में पहले भी बात की थी टू एक्सेस द सेंसिटिव डेटा। अब गेमिंग के अंदर क्या होता है कि इंट्रूडर डिस्कवर्स द वीकनेस एंड एक्सप्लॉइट्स इट ऑपरेट एज नॉट इंटेंडेड बाय द डिज़ाइनर, कि जिस तरह उसे डिज़ाइन किया गया था उस तरह वो एप्लीकेशन बिहेव नहीं करती है क्योंकि वो कुछ वीकनेसेस सिस्टम के अंदर ऐसी देख लेते हैं जिसके थ्रू वो बाईपास कर जाते हैं उसकी बेसिक जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं उसे। मेमोरी लीक के अंदर क्या होता है कि मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन टिल दी रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड, उससे आपका सिस्टम काम करना रुक जाता है और उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन ग्रो करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और अल्टीमेटली या तो आपका सिस्टम काम करना छोड़ देता है या वो उस टाइम को यूज़ करता है टू पेनिट्रेट इन द सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रैपडोर। इट्स अ फीचर ऑफ ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स एन अनडॉक्यूमेंटेड फंक्शन टू बाईपास द सिक्योरिटी। कोई भी फंक्शन जो कि डिफाइन नहीं किया गया था सिक्योरिटी वीकनेस की वजह से सिस्टम में पेनिट्रेशन हो जाती है। अब रेस कंडीशंस होता है, ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर प्रोग्राम्स जो कि रन कर रहे होते हैं। अब आपको पता है कि हर थ्रेड प्रोग्राम जब ऑपरेट कर रहा होता है सीपीयू के अंदर तो वो थ्रेड्स के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है। अब उसके हिसाब से उसकी प्रिविलेजेस होते हैं कि कौन सा पहले परफॉर्म करेगा कौन सा बाद में करेगा। तो एक कोई प्रोसेस अपने आप को आइडेंटिफाई करवा देता है कि वो एक एडमिन एक्सेस है उसके पास, वो ओवरराइड कर जाता है उसकी प्रिविलेजेस एज एन ओनर और उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि उन दोनों को एट द एंड एक सेम पॉइंट पे पहुंचना था इन ऑर्डर टू कंपाइल ए रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास जिनके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए अबाउट सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी का आज हमारा आखिरी लेक्चर है जो कि API सिक्योरिटी के ऊपर है। अब API सिक्योरिटी क्या होती है? API है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपने अक्सर प्रोग्रामिंग में सुना होगा API आर कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज फॉर डेटा इनपुट एंड आउटपुट। They are used for non-human interaction between programs. A web interface is considered to be human readable interface. एक नॉर्मल इसके बारे में यही कंसेप्ट है कि जो ह्यूमंस हम वेब इंटरफेस के थ्रू जो इंटरफेस इंटरेक्ट करते हैं वो हमारा वेब इंटरफेस होता है फॉर ह्यूमंस, और API का जो इंटरफेस है जो कनेक्शन है टू द डेटाबेस या एप्लीकेशन इज़ ए मशीन रीडेबल इंटरफेस। अब उसके अंदर हम API यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, हम अपने सब सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, वेब सर्वर्स पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पे, यूटिलिटीज़, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यू नेम इट, बहुत सारी चीज़ों में हमारा पास ये यूज़ हो रहा होता है। अब इसके अंदर हम अक्सर देखते हैं हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है या हमारी मेमोरी है, पेरिफेरल्स हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, कीबोर्ड्स हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, ये सारे इंटरेक्शन आपस में जो भी कर रहे होते हैं या डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो सारा API के थ्रू होता है। अब API बहुत सारी हैं, बनाई भी जा सकती हैं, दो इट्स नॉट रिकमेंडेड। जो एक सिक्योरली टेस्टेड APIs हैं सिर्फ वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी APIs किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं तो आपका पूरी एप्लीकेशन उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सिक्योर डिज़ाइन। सिक्योर डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप सैनिटाइज़ करते हैं जितनी भी आपकी इनपुट डेटा है और आप इस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं कि उसके ऊपर किसी किस्म के इंजेक्शन अटैक्स नहीं होंगे, बफर ओवरफ्लो अटैक्स नहीं होंगे और प्रोग्राम किसी भी तरह का से मेल फंक्शन ना करे कि उसके अंदर किसी भी तरह की एनोमलीज आएँ। अब API रिक्वायर करता है कोई भी ऑथेंटिकेशन को, तो आपको ये भी देखना होता है कि API जो भी ऑथेंटिकेशन ले रही है उसे वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट यूज़र्स को कर रही हैं और यूज़र किसी भी तरह उसे बाईपास ना कर सकें।
सिक्योर टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि हम लोग इसे इस तरह डिज़ाइन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये रेजिस्ट करे किसी भी किस्म के जो भी वेब के थ्रू या किसी और तरीके से इसके ऊपर अटैक्स आते हैं। अब उसे चेक करने के लिए हमने पहले पढ़ा था हम SAST यूज़ करते हैं या DAST यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई एनी डिफेक्ट्स इन आवर API। मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लॉग की जाती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ एज़ वेल एज़ जो भी एरर्स आ रही हैं, और जो भी एरर्स इससे जनरेट होती हैं वो सारी हम डायरेक्टली फीड करते हैं अपने SIEM को, और वो वहाँ से जनरेट करता है किसी किस्म के भी अलर्ट्स, अलार्म्स या कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन या एक्शन रिक्वायर्ड हो, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको कंसिडर कर लें और उसे मॉनिटर कर लें। इसके बाद आती है हमारे पास एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो भी वेब सर्विसेज हैं, API है या API गेटवे है, उसे हम वेब के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। वो हमें हर किस्म के अटैक से उसे बचाता है। अब उसके अंदर क्या है कि जो भी वेब एप्लीकेशन इंटरफेसेस वगैरह या प्रोटेक्शन के लिए हम जैसे फायरवॉल यूज़ करते हैं, वो पैकेट फ़िल्टरिंग होती है फायरवॉल की, वो उसके लॉजिकल अटैक्स को नहीं कंसिडर कर रहा होता कि किस तरह डेटा फ़्लो हो रहा है उसके अंदर और क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको अपनी एप्लीकेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी होती है कि उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना आए। अब इसके साथ हमें सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस भी मैं एक दफ़ा रिव्यू कर दूं कि हम उसके अंदर अपने टूल्स को देखते हैं कि वो सही होने चाहिए, हमारे प्रोसेसेस सही हों, स्टाफ ट्रेंड हो जो कि प्रोग्राम कर रहा है, उन्हें हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि अगर आपकी किसी भी एप्लीकेशन में किसी किस्म के फ्लॉज नहीं निकलते तो आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। और आप प्रॉपर लैंग्वेज जो चूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के लिए वो 100% सिक्योर होनी चाहिए, जो कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही होती है। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ इसके अंदर आती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड टेस्टिंग होती है या सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिक्योरिटी है। उसके लिए जैसे कि आपको पता है हम डिफरेंट IP सिक्योरिटी यूज़ करते हैं या हम फायरवॉल्स यूज़ करते हैं या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस सब से प्रोटेक्ट रखती है। तो ये थी हमारी ट्रेनिंग ऑन CISSP, Certified Information System Security Professional. आई होप यू लाइक्ड इट, और इसने कोई वैल्यू ऐड की होगी और आप लोगों ने कोई नई चीज़ें भी इसके अंदर लर्न की होंगी। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। इवन मेरे चैनल के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप डायरेक्टली वहाँ भी मुझे रीच कर सकते हैं। इवन आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमें रीच कर सकते हैं। और आई कैन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपके पास किसी किस्म के सजेशंस हों तो काइंडली फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स विद मी।